दोस्तों, मुगल जो आज भी भारतीय राजनीति और इतिहास की बहसों में छाए रहते हैं। इतिहास सिर्फ किताबों में बंद कुछ शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि उन घटनाओं का जीवन चित्रण है जिसने हमारे देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल दी। कोई मुगलों को अपना वंशज मानकर बहुसंख्यक हिंदुओं को अपमानित करना चाहता है, तो कोई उन्हें अपने राजनीतिक फायदे के लिए महिमा मंडित करता है। जब भी भारत की सत्ता, संस्कृति और सभ्यता की बात होती है तो मुगलों की चर्चा जरूर होती है। कभी उनकी शान और शौकत की चर्चा होती है तो कभी उनके शासन में बहुसंख्यकों के विरुद्ध दमनकारी नीतियों पर बहस होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस मुगलिया सल्तनत ने भारत पर लगभग 300 वर्षों तक राज किया, वो भारत आखिर कहां से और कैसे आए? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं सभी सवालों के जवाब। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने कभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को न दबाना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ जीत और हार की नहीं है, बल्कि महत्वाकांक्षाओं, षड्यंत्रों और बलिदानों की भी है। मुगलिया सल्तनत के संस्थापक जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को उज्बेकिस्तान की एक छोटी सी रियासत फरगना में हुआ था। बाबर की रगों में दो लड़ाकू और क्रूर वंशजों का खून बह रहा था। वह पिता की ओर से तैमूर लंग का वंशज था और मां की ओर से चंगेज खां का वंशज था। युद्ध, शासन और क्रूरता उसकी विरासत में थी। बाबर फरगना के शासक उमर शेख मिर्जा एवं माता कुतलुग निगार खानम का सबसे बड़ा बेटा था। सिर्फ 12 साल की उम्र में बाबर को अपने पिता उमर शेख मिर्जा की मौत के बाद फरगना की गद्दी संभालनी पड़ी। बाबर का हमेशा से सपना था कि वह मध्य एशिया के समरकंद में अपना साम्राज्य स्थापित करे, जिसमें वह कुछ देर तक सफल भी रहा। बाबर कुछ समय तक के लिए समरकंद पर तो अधिकार कर लिया, लेकिन उज्बेक नेता शैबानी खान ने तुगलमा नीति का प्रयोग करके 1501 में सरयेपुल के युद्ध में बाबर को समरकंद से खदेड़ दिया। बाबर आगे चलकर इसी तुगलमा नीति का प्रयोग भारत के पानीपत और खानवा के युद्धों में करता है। बाबर के लिए जब मध्य एशिया के दरवाजे बंद हो गए तो वह अफगानिस्तान और भारत की ओर कूच कर गया, जो उसके लिए एक सही निर्णय भी साबित हुआ। 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया। काबुल विजय ने ही उसे भारत की तरफ बढ़ने का एक प्रवेश द्वार प्रदान कर दिया। भारत उस समय राजनीतिक उथल पुथल के दौर से गुजर रहा था। उस समय दिल्ली के तख्त पर इब्राहिम लोदी का शासन था, लेकिन उसके चाचा आलम खान लोदी और पंजाब का सरदार दौलत खान लोदी इब्राहिम लोदी के खिलाफ हो गए और काबुल में बाबर के पास अपने दूत भेजे ताकि इब्राहिम लोदी के शासन को समाप्त किया जाए। बाबर के लिए यह एक सुनहरा अवसर था, जिसका बाबर को बहुत इंतजार था। बाबर कई बार भारत के सीमावर्ती राज्यों पर आक्रमण किया था, लेकिन असली लड़ाई तो बाकी थी, जो भारत के भविष्य को बदलने वाली थी। 21 अप्रैल 1526 स्थान वर्तमान हरियाणा का पानीपत का मैदान, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाएं आमने सामने थी। लोदी की सेना संख्या में बहुत ज्यादा थी, लगभग 1 लाख से अधिक, जिसमें हाथी, घोड़े और पैदल सैनिक भी थे, लेकिन वे सभी अप्रशिक्षित थे। जबकि बाबर की सेना मात्र 12,000 थी, लेकिन बाबर के पास कुछ ऐसा था जो हिंदुस्तान ने पहले कभी नहीं देखा था। बाबर के पास तोपखाना और गोला बारूद था और उसकी सेना सुसज्जित और पर्याप्त प्रशिक्षित भी थी। उसकी सेना में उस्ताद अली और मुस्तफा जैसे तोपची भी शामिल थे। बाबर ने पानीपत के युद्ध में उज्बेकों से सीखी गई तुगलमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया। इस युद्ध पद्धति में अपने बेहतरीन सिपाहियों को बादशाह सेना की 4 टुकड़ियों में बांट देता था। 2 टुकड़ी बादशाह के दाहिने और बाएं छोर पर होती व 2 टुकड़ी उसके पीछे की ओर तैनात रहती और आगे की पंक्ति में कई बैलगाड़ियों को आपस में चमड़े की रस्सी से आपस में बांध दिया जाता था और उनके बीच में थोड़ी सी जगह बची होती थी, जिससे घुड़सवार निकलते थे और पीछे से तोपखाना और धनुष बाण में माहिर निशानेबाज तैनात होते थे। बाबर अपने घुड़सवारों एवं तोपखानों से लोदी की सेना पर कहर बरपा रहा था। देखते ही देखते लोदी की सेना बिखर गई, इब्राहिम लोदी मारा गया और दिल्ली पर बाबर का कब्जा हो गया।
और इस तरह हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत की स्थापना हुई। भारत में हिंदू राजा यह सोच रहे थे कि बाबर बाकी विदेशी लुटेरों जैसा लूटपाट करके वापस चला जाएगा, मगर बाबर की योजना तो हिंदुस्तान पर राज करने की थी। लेकिन उसके सामने राणा सांगा एक चुनौती थे। बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में जिक्र करता है कि जब वह काबुल में था तो राणा सांगा ने अपने दूत भेजकर इब्राहिम लोदी के खिलाफ भारत पर आक्रमण करने का प्रस्ताव दिए थे। लेकिन बाबर की इस बात का कई इतिहासकारों ने खंडन किया है। GN शर्मा और गौरी शंकर ओझा जैसे कई इतिहासकारों का तर्क है कि बाबर ने खुद राणा सांगा को इब्राहिम के खिलाफ अपने गठबंधन में शामिल करना चाहता था, लेकिन राणा सांगा ने इसे इनकार कर दिया। खुद राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को धौलपुर के युद्ध में बुरी तरह पराजित कर चुके थे, तो भला उन्हें इब्राहिम लोदी से क्या डर था। दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि बाबरनामा के अलावा किसी अन्य इतिहासकार ने इस बात की उल्लेख नहीं की है कि बाबर को राणा सांगा ने बुलाया था। इतिहास के पन्ने सिर्फ आक्रमणकारी के लिखे शब्दों से ही तो निर्धारित नहीं होते। अब बाबर को हिंदुस्तान पर अगर अपनी सत्ता हमेशा बनाए रखनी थी तो उसे राणा सांगा को हराना था। इधर राणा सांगा भी अफगानों, राजपूतों एवं हसन खान मेवाती के साथ मिलकर बाबर को देश से बाहर खदेड़ देना चाहते थे। अब दोनों तरफ की सेनाएं खानवा के युद्ध में मिलती हैं। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध की शुरुआत होती है, जिसमें राजपूत खानवा की विजय ने मुगलों को हिंदुस्तान का एक अस्थायी बादशाह बनाने में एक महत्वपूर्ण लड़ाई साबित हुई। खानवा की जीत के बाद बाबर के मन में भय था, इसलिए बाबर का अगला आक्रमण चंदेरी के मेदनी राय के खिलाफ हुआ, जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा का साथ दिए थे। 20 जनवरी 1528 को चंदेरी पर बाबर आक्रमण कर देता है। बाबर के सामने राजपूतों की संख्या कम थी, लेकिन उनका साहस गगनचुंबी था। राजपूतों ने अपनी अंतिम सांस तक युद्ध लड़ा, लेकिन जब वह स्पष्ट हो गया कि मुगलों की विशाल सेना के चंदेरी का पतन निश्चित है, तब राजपूतों की पत्नियों ने अपनी पवित्रता और मातृभूमि की लाज बचाने के लिए हजारों महिलाओं के साथ दुर्ग के अंदर अग्नि कुंड में जलकर वीर गति को गले लगाया। कहा जाता है कि मौत भी हारी थी जिनके आगे वो चंदेरी की वीरांगनाएं थी। इस तरह बाबर का विजय अभियान अंतिम में घाघरा नदी के पास अफगानों के साथ होता है, जिसमें बाबर पुनः विजयी रहा और इस तरह मुगलिया सल्तनत का भारत में स्थापना हुई। इसके बाद आगे चलकर बाबर का स्वास्थ्य बिगड़ गया और अंततः 1530 में 48 वर्ष की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई। बाबर की इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, लेकिन उसे पहले आगरा में दफनाया गया। लगभग 9 वर्षों बाद हुमायूं ने उसकी इच्छा अनुसार बाबर को काबुल में सुपुर्द-ए खाक कर दिया। बाबर को अक्सर एक महान योद्धा और लेखक के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन यह एक अधूरी सच्चाई है। वह एक आक्रांता था जिसने हिंदुस्तान की संस्कृति, धर्म और अस्मिता को मिटाने की कोशिश किया। उसकी कहानी सिर्फ एक योद्धा की नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने छल, षड्यंत्र और जिहाद के नाम पर रक्तपात कर इतिहास में अपनी पहचान बनाई। अगर आप चाहते हैं कि इतिहास के ऐसे अनछुए पन्ने आपके सामने आते रहें, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।